नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में मंगलवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। ये एक पुल से कार के गिरने की वजह से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग देवली से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जा रहे थे। मरने वाले विद्यार्थियों में ज्यादातर 20 से 35 साल के लोग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायल छात्रों को वर्धा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 फुट गहरी खाई में छात्रों की कार आधी रात को गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हो गया। वर्धा के एसपी के मुताबिक मरने वाले छात्रों के नाम नीरज चौहान, आविष्कार, नितेश, विवेक, नंदन, प्रत्यूष, शुभम जायसवाल और पवन शक्ति है। आपको बता दें कि आविष्कार बीजेपी विधायक विजय का बेटा है और बताया जा रहा है कि छात्र की कार जो है वो तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर जो नियंत्रण उसने खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया और सेलसुरा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि 40 फुट गहरी खाई में कार गिर गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे में 7 जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनकी मौत हो गई है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को मिली। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अधिकारी ईपीआई थोरात और उनकी टीम वहाँ स्पॉट पर पहुँचे और उन्होंने जो इंक्वायरी की वहाँ पता चला कि एक महिंद्रा गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें 7 लोगों की स्पॉट पे डेड हो चुकी है। वहाँ पे 7 लोगों को स्थानीय ग्रामस्थ और जेसीबी की मदद से गाड़ी दूर करके उन सभी गाड़ियों को एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल वर्धा भेजा गया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सावंगी में एक फैटल एक्सीडेंट दाखिल किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। महाराष्ट्र में वर्धा के रास्ते सेलसुरा के पास एक पुल के पास कार गिरने से भाजपा विधायक विजय रहंगदाले के बेटे आविष्कार रहंगदाले समेत 7 छात्रों की मौत हो गई। एसपी वर्धा प्रशांत होलकर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हादसा बीती रात 11:30 पर हुआ। इस हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन की हालत देखकर दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। पीएम मोदी ने हादसे का शिकार हुए मृतक और उसके परिजनों को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान नीरज, आविष्कार, नितेश, विवेक, प्रत्यूष, शुभम जायसवाल और पवन शक्ति के रूप में हुई है। तो आपको बता दें कि रहंगदाले तिरोदा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जो छात्र हैं जो मरे हैं, इसके अलावा जो घायल हैं, उनको लेकर ऐलान किया है। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी देखी गई है। इस बीच मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में किए गए जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 363 मरीजों के सैंपल से 320 मरीज जो हैं वो ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 3 डेल्टा से संक्रमित पाए गए हैं और 30 डेल्टा सब वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था ने कहा था कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट सामुदायिक संक्रमण के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई समेत जिन शहरों में नए मामले में तेजी देखी जा रही है, वहां ये हावी हो गया है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं और 24 घंटे में केसेस कई ज़्यादा बढ़े हैं। 3 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं। कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 320 ओमिक्रॉन के नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को भी कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में 28,286 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यानी रविवार के मुकाबले करीब 12,000 कम केस सामने आए हैं। तो ये खुशी की बात है, ये अच्छी खबर है। खास तौर से मुंबई की बात करें तो कुछ दिनों से यहाँ कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में सिर्फ 1,857 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। एक दिन में 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस तरह राज्य में मृत्यु दर जो है वो अब 1.88% हो गया है। इसके साथ ही राज्य में सोमवार को 21,941 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो कोरोना को लेकर ये अच्छी खबर है कि लगातार कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं और जो मृत्यु दर है वो भी कम हो रहा है।
तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे थे, जिससे लोगों की चिंता बनी हुई थी, अब वो चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है और धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। और इसके अलावा कम कोरोना के केसेस के साथ ही जो मृत्यु दर है कोरोना का वो भी कम हो रहा है, जिससे राहत की लोग सांस ले पाएंगे। आपको बता दें कि 28,200 पार जो केस हैं वो मिले हैं। मुंबई में कोरोना का जो रिकॉर्ड था वो पहले से अब हल्का हो गया है, मामले अब कम आ रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, जिससे ये खुशी की खबर है, लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लोग अब आराम से, कोरोना के जो केसेस कम हो रहे हैं उनसे लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। जैसे कि हम देख रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे और जिसकी वजह से लोगों की चिंता भी बढ़ी हुई थी। आपको बता दें कि राज्य में सोमवार को 21,941 कोरोना से मरीज जो ठीक होकर घर पहुंचे हैं। ये संख्या उन मरीजों की है जो कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचे हैं। और वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें उसमें भी गिरावट देखी गई है। राज्य में अब मृत्यु दर जो है वो 1.88% हो गया है। और इसके अलावा एक दिन में 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो आंकड़े लगातार कोरोना के जो हैं वो कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौत के भी इससे आंकड़े कम हो रहे हैं और जो संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़कर आ रही थी वो भी अब कम हो गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने मडाल में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का उन्होंने फैसला लिया है। इसका उद्घाटन जो है उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर असलम शेख ने करने को कहा है। हालांकि उद्घाटन के पहले ही दिन मैदान विवादों में आ गया है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने असलम शेख पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। अब उनकी ही सरकार के मंत्री मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर मैदान का लोकार्पण करने जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस कदम का विरोध, विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है इसका विरोध। आपको बता दें बीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि हम असलम शेख के इस कदम का विरोध करते हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को रोक नहीं लगाती है तो हम इसका कानूनी रूप से इसका विरोध करेंगे। तो आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र सरकार के असलम शेख का जो है फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पांचों राज्यों में जहां पर भी जिम्मेवारी जिस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता को दी है, फिर वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो और कोई हो, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी राज्य के अन्य महानगर पालिकाओं के साथ भी हमने शुरू की है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। इस बार उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम पर बेचा गया है। इस मामले में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी उन्होंने लगाया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने की उन्होंने मांग की है। अन्ना हजारे ने 24 जनवरी को ये पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार अन्ना हजारे ने अपने पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र की चीनी मिलों को साल 2009 से ही उन्हें कौड़ियों के दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर हम विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस मामले पर मुंबई में साल 2017 के दौरान शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। तब एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त भी किया गया था। हालांकि जांच में ये पाया गया था कि आरोप बेबुनियाद हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने एक और मुद्दा उठा लिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम पे बेचा गया है। तो इसको लेकर उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है और इसकी जांच के आदेश करने को कहा है सरकार से। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर तंज कसा है। नवाब मलिक ने किरीट सोमैया को
आइटम गर्ल कहकर उनकी आलोचना की है। मलिक के इस बयान के बाद एनसीपी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। नवाब मलिक नांदेड़ के दौरे पर हैं और उस समय उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक फिल्म को अच्छे से चलाने के लिए एक आइटम गर्ल की ज़रूरत होती है। किरीट सोमैया राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी की आइटम गर्ल की तरह हैं। तो वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना की है। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक ने किरीट सोमैया पर ये तंज कसा है। नवाब मलिक ने किरीट सोमैया को आइटम गर्ल बताया है। आइटम गर्ल बताते हुए उन्होंने ये तंज कसा है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। महाबालेश्वर के बेन्ना झील के पास तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धुले जिले में भी तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नंदुरबार में और नासिक के निफाड़ में भी पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, लेकिन महाबालेश्वर के बाकी हिस्सों में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसी तरह नंदुरबार जिले की घाटियों और पहाड़ियों के पास पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, लेकिन यहाँ मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान है वो 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखाई दे रहा है। मुंबई के लोगों को आमतौर पर सर्दी का सितम सहने की आदत नहीं होती है, लेकिन इस बार मुंबई ने भी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में आमतौर पर मौसम सामान्य रहता है, लेकिन इस बार मुंबई के लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस बार मुंबई ने भी जो ठंड का रिकॉर्ड है 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और यहाँ पर ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तापमान यहाँ पर जो है 4 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मुंबई में सोमवार को सबसे खराब वायु गुणवत्ता के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दशक में पहली बार मुंबई महानगरीय क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 50 अंक के पार पाया गया है, जो भारत में 2.4 पार्टिकुलेट मैटर की सघनता को मापने के लिए अब तक का उच्चतम संकेतक है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान से आए तूफान के कारण नमी, स्थानीय उत्सर्जन और ठंडी हवा के कारण धुआं और धूल लगभग हवा में घुल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सांस की समस्या वाले लोगों को परिश्रम से बचने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिनको सांस की समस्या है वो लोग परिश्रम ना करें और उन्हें तकलीफ होगी इससे, जिसकी वजह से उनको घर में ही रहने की चेतावनी भी दी गई है। तो आपको बता दें कि मुंबई में वायु गुणवत्ता जो है वो अभी तक के सबसे खराब स्तर पर नापी गई है। 500 सूचकांक है वायु का गुणवत्ता का, जो कि बेहद खराब है। इस हवा को जहरीली हवा माना जाता है। ऐसे में सांस के जो मरीज हैं उनके लिए बेहद परेशानी बन सकता है ये। औरंगाबाद में ट्रिपल तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 लाख रुपए की डिमांड पूरी न होने पर पति शेख अशफाक अनवर ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक दे दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने और शेख अशफाक की शादी जो है पीड़िता के साथ वो 2018 में हुई थी और उस समय भी अशफाक की दहेज को लेकर उसने 2 लाख रुपए की मांग की थी। पर जब शादी के 1 साल बाद लड़की हुई तो पीड़िता को पति और ससुराल वाले मारने पीटने लगे और अशफाक ने पैसों की डिमांड भी कर दी, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता गरीब घर से होने की वजह से वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए, जिसके चलते उसके पति ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और घर से निकाल दिया और उसके बाद अब उसको फ़ोन पर ही तलाक दे दिया। इस मामले में शेख अशफाक और उसके परिवार वालों पर ट्रिपल तलाक कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है और ये ट्रिपल तलाक का मामला है, जिसके चलते एक पति ने अपनी पत्नी को फ़ोन पर ही ट्रिपल तलाक दे दिया और इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पैसों की मांग पूरी ना होने पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है और फोन पर ही पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पूरा मामला ट्रिपल तलाक का है
और पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। पूरा मामला औरंगाबाद का है। बन गया है, पर कहीं ना कहीं इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। औरंगाबाद में एक ऐसा ही केस सामने आया है कि कैसे 2 लाख की दहेज की मांग पूरी ना करने पर पीड़िता को फोन के ऊपर पति ने तलाक दे दिया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं पूरा क्या है मामला। आपका नाम? सुमैया शेख अशफाक। क्या हुआ है आपके साथ? वो बोलते हैं पैसे लेके आ 2 लाख रुपए, मैं जब तेरे को घर में रखूँगा और पैसे नहीं लेके आएंगे तो मैं तेरे को घर के बाहर हकाल दूँगा। ये था उनका बोलना का तरीका। तो आपको उन्होंने तलाक कब दिया है? फ़ोन के अंदर धमकी दे और क्या बोलते थे, मैं तेरे को तलाक देता है, तू काय को लेके जा रही अंदर, समझो महिला मंडल में बोले थे, काय को मैंने 3 तलाक में दे दिया। बोले तो कि 3 बार मेरे पीछे क्यों लगी? बोले यार मेरे पास क्यों 3 बार फ़ोन लगा रही? वो मैंने तलाक दे है, इसके बाद आज के बाद मेरे को कभी फ़ोन नहीं लगाना। तो क्या आपने इसमें पुलिस में इसकी शिकायत की है? हाँ की थी, मारहान कर रहे थे। तो जब हमने शिकायत की थी उन्होंने अभी कुछ नहीं किया करें। आप क्या चाहते हो? उनकी गिरफ्तारी। अब देखना है क्या इस न्यूज़ की खबर के आने के बाद इन पीड़िता को जल्दी न्याय मिलता है, क्या इनकी जो इंतजार है वो कायम रहेगा। कैमरा आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के कारण 11वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले की एक आदिवासी अलंगुन इलाके की है। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछले 2 महीने के दौरान नासिक में ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से सुसाइड करने वाला ये तीसरा छात्र है। तो आपको बता दें कि छात्रा की पहचान भारती तुकाराम चौधरी के रूप में हुई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसी वजह से ये इसको लगातार परेशानी हो रही थी पढ़ाई में और इस छात्रा ने तनाव में आकर फांसी लगा ली। सोमवार को उसने अपने घर में फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। छात्रा के घर में उसके माता पिता भाई बहन थे। पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सदैव सुरक्षा देने के लिए तत्पर रहता है। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई के वसई रोड स्टेशन की घटना का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए एक यात्री की जान बचाई है जो चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। आरपीएफ कई बार यात्रियों की जान तक बचा चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र में आरपीएफ कर्मी ने एक यात्री की जान बचाई। यात्री ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यात्री को बचाने के लिए आरपीएफ कांस्टेबल रामेंद्र कुमार ने तत्परता दिखाई और दौड़कर उसे सुरक्षित बचा लिया। वेस्टर्न रेलवे ने घटना का जो वीडियो है वो ट्विटर पर पोस्ट किया है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र पुलिस के 51 जवानों के लिए सेवा पदक की घोषणा की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ एक सूची जारी की है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक सहायक पुलिस उप निरीक्षक गोपाल मनीराम उसेंडी, उप निरीक्षक भरत चिंतामन नागरे समेत 51 जवानों को सेवा पदक दिया जाएगा। तो पुलिस जवानों को ये सेवा पदक दिए जाएंगे। 51 जवानों को ये सेवा पदक दिए जाएंगे। रायगढ़ जिले के कई गांव और बस्तियां जो हैं जो मुंबई के करीब हैं और दिन ब दिन औद्योगिक रूप से विकसित होती जा रही हैं, विकसित हो रही हैं। अभी भी जो यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे लोग और यहाँ के जो नागरिक हैं वो वंचित हैं। सड़क पानी के लिए ग्रामीण संघर्ष करते नजर आते हैं। अलीबाग तहसील के रेवक मंडवा संभाग में मला गांव में भी यही स्थिति है और आपको बता दें जिसे विश्व पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। मला गांव में अब तक रास्ते की सुविधा नहीं है। किसी भी गांव की प्रगति का मूल्यांकन जो है उसकी कुशल और साफ सुथरी सड़क और परिवहन व्यवस्था के आधार पर ही किया जाता है। तो आपको बता दें
मिलखता खर माल गांव के ग्रामीण सड़क के लिए 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। गांव में सड़क अच्छी हो तो विकास की गंगा बहती है। तो इस आपको बता दें कि इस गांव में लेकिन सड़कें नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोग जो हैं यहाँ के वो सड़क निर्माण की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भारी परेशानी होती है सड़क ना होने की वजह से। और रायगढ़ जिले की जो सड़कें हैं उनका खस्ता हाल है। सतारा MIDC में देगांव फटा में बनरे आवापुरी तक सड़क की काफ़ी बुरा हाल है। आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी सरकार ने सड़क के लिए राशि को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। लोक साहित्य अन्ना भाऊ साड़े कृति समिति के अध्यक्ष उमेश ने अगले 8 दिनों में इस सड़क का काम पूरा नहीं होने पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। लोक निर्माण विभाग को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने देगांव फाटा में से बनरे आबापुरी सड़क के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। एक बार विधायक शशिकांत शिंदे और एक बार विधायक महेश शिंदे ने सड़क का काम शुरू किया है, लेकिन 4-5 महीने बाद भी सड़क का काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। काम की मंजूरी हो गई है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। बुल्ढाना जिले में कोरोना का बढ़ता प्रकोप देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के बाजार को बंद करने का आदेश दिया। आपको बता दें इसके बावजूद जिले में बाजारों को खोला जा रहा है और लोग जो हैं वो खुलेआम बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। जानकारी के बाद भी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। व्यापारियों और जो आसपास के जो लोग हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही प्रशासन की कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है जो कोरोना के खतरे को बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, खुलेआम अनदेखी की जा रही है नियमों की और बाजार बंद करने के आदेश के बाद भी बाजार खुले हुए हैं और कोरोना के जो नियम हैं उनका तेजी से उल्लंघन भी हो रहा है। जिले में कोरोना का बढ़ता हुआ आलेख देते हुए जिला प्रशासन ने बाजार बंद करने का आदेश देते हुए आज शेगांव शहर में बाजार का दिन होते हुए सब व्यापारी ने अपनी दुकानें लगाई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब बाजार खुला है, लोग बिना मास्क के आवारा घूमते नजर आ रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन का या तहसील नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, आवारा घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राजवर्धन शेगांवकर, न्यूज़ इंडिया, बुल्ढाना। इटली की एक प्रसिद्ध मैगजीन ने अपने सर्वे में महाराष्ट्र के औरंगाबाद को दुनिया के 5 टॉप के शहरों में स्थान दिया है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के अलावा इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाला भारत का दूसरा शहर भी महाराष्ट्र से ही है और वो है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। औरंगाबाद की पहचान इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पोटेंशियलिटी के आधार पर तेजी से विकास करने वाले शहर के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि औरंगाबाद और मुंबई को ग्लोबल इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ माना गया है। मैगजीन के मुताबिक ये शहर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सबसे मजबूत क्षेत्र है।